गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज बेटा आपको मैं आपकी वसंत पुस्तक के चैप्टर 11 को पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक कान न सुन सकने वाली और न देख सकने वाली महिला के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी और अपने जैसे लोगों के लिए अनेक काम किए। तो बच्चों, ये थी हेलन केलर, एक अमेरिका में पैदा हुई महिला थी, जो बचपन से ही एक बीमारी का शिकार हो गई थी, जिससे उनके सुनने की और देखने की शक्ति जाती रही थी। ठीक है, तो वो बचपन से पैदा ऐसी नहीं हुई थी, दृष्टि बाधित और बहरी नहीं थी। बहरी कहा जाता है बेटा कान जिन्हें नहीं सुनाई देता है। ठीक है, तो लेकिन एक बीमारी ने उनको ऐसा बना दिया, तो उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और क्या क्या काम किए, और उन्हीं का ही द्वारा लिखा गया ये पाठ है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी बच्चों, अपने बारे में लिखा और कई पुस्तकें भी लिखी। ठीक है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट लेडी हैं कि उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि बच्चों, जो ये हेलेन केलर थी, इनका जन्म 27 जून 1880 को टुस्कुम्बिया, अमेरिका, अलाबामा में उनका जन्म हुआ था, अमेरिका में। ठीक है, और जब वो 19 मंथ की थी, यानी कि करीब करीब 2 साल से भी छोटी थी, तो उस समय उन्हें गंभीर बीमारी के कारण उनकी सुनने की और देखने की शक्ति जाती रही। वो केवल बोल सकती थी, और बच्चों, जब कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता, तो उसके बोलने की शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो एक उनके घर में काम करने वालों की एक बच्ची थी, परिवार में रसोइये की बेटी थी 6 वर्षीय, तो उससे वो इशारे को, उसके इशारे वो बेटी समझती थी, इस बच्ची के इशारों को। तो उन्होंने अपने लिए इशारे बना लिए थे किसी बात को समझाने के। वो बोल भी ज़्यादा नहीं पाती थी, क्योंकि उनको अब न सुनने के कारण और न देखने के कारण बाहर की चीज़ों का बहुत ज्ञान नहीं होता था। लेकिन इनके माता पिता ने इनके साथ बहुत मेहनत की। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की इच्छा उन्होंने भी व्यक्त की। बाद में उनको एक स्पेशल शिक्षिका मिल गई, एनी सलीवन। उन्होंने हेलन केलर को अलग से पढ़ाया, वो उनको घर से भी दूर ले गई, ताकि वो उन्हें पूरा डिवोशन दे सकें। और उन्होंने ये जो हेलन केलर थी, बचपन में सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, तो बहुत ज़िद्दी हो गई थी, झुँझलाने लगी थी। तो इस शिक्षिका ने इनको हंसमुख बना दिया और बहुत समझदार बना दिया, नम्र बना दिया, विनम्र बना दिया। तो उसके पश्चात 1880 में ये पैदा हुई थी। 1887 में हेलन ने पहला शब्द वाटर सीखा। बड़ी मुश्किल से इन्हें सिखाया गया था बच्चों। ठीक है, और हेलन ने उसके बाद पुस्तकें भी लिखी हैं और अपनी आत्मकथा लिखी है, अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में पढ़ा जा चुका है। 1913 में वो एक टीचर हो गई, अपने करियर की शुरुआत की उन्होंने। ठीक है, और दृष्टिहीनों के कल्याण के लिए उन्होंने दुनिया भर में दौरे शुरू किए, और अपनी टीचर एनी सुलिवन की उन्होंने जीवनी भी लिखी कि किस तरह से उन्होंने उनको पढ़ाया। तो 1 जून 1968 को आकार्न रिज अपने घर में 87 वर्ष की उम्र में उनका देहांत भी हो गया, हेलन केलर का। तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई थी। इस पाठ में उन्होंने जो मुख्य रूप से लिखा है बच्चों, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जो हम जैसे लोग हैं, जिनकी आँखें हैं, जो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, जिनकी लाइफ नॉर्मल है। तो हेलन केलर ने उनके लिए लिखा है जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब जिनको ईश्वर ने आँखें दी हैं, लेकिन जो आँखों के महत्व को नहीं समझते
और अपने सामने की वस्तुओं को अच्छी तरह से नहीं देखते। खासकर उन्होंने प्रकृति के लिए कहा है कि उन्हें प्रकृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, वो प्रकृति को कुछ भी नहीं समझते हैं और प्रकृति की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि प्राकृतिक वस्तुएं ईश्वर का मिला हुआ सबसे बड़ा उपहार है और व्यक्ति अपनी आँखों के महत्व को भी अच्छी तरह से नहीं समझता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सबक लेना चाहिए कि ईश्वर ने हमें आँखें दी, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमें अपने जीवन के महत्व को समझते हुए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। आइए इस पाठ का भावार्थ पढ़ते हैं। और आज आपके लिए एक होमवर्क भी है बच्चों कि आप हेलन केलर की जीवनी पढ़िएगा। आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगी, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी है, तो उसको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एक और ख़ास बात कि उनके जीवन पर एक पिक्चर भी बनी है अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की, ब्लैक। ठीक है, तो पिक्चर में तो थोड़ा सा पिक्चराइज कर दिया जाता है, लेकिन ये पाठ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा इस पाठ को, इससे सबक भी लीजिएगा। तो मैं पढ़ रही हूँ इसको, इसका भावार्थ बता रही हूँ बच्चों। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। तो वो कहती हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे दोस्त क्या देखते हैं बाहर की दुनिया में। ठीक है, हाल में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। तो कहती है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरी एक फ्रेंड जंगल की सैर करने के बाद, मतलब जंगल घूमने के बाद लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो इन्होंने प्रश्न किया होगा कि उन्होंने क्या क्या देखा। बेटा क्यों प्रश्न किया? क्योंकि ये खुद सब कुछ देखना चाहती थी लेकिन देख नहीं सकती थी। कुछ खास तो नहीं, तो उनके मित्र ने कहा, कुछ खास नहीं, उनका जवाब था। तो उनके मित्र को जंगल में कुछ भी खास, मतलब अच्छा नहीं दिखाई दिया था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। तो हेलन केलर कह रही हैं कि इस उत्तर से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह के उत्तर मैं पहले भी सुन चुकी हूँ कि लोग जब प्राकृतिक जगहों पर घूम के आते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ खास नहीं दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो हेलन केलर कहती है कि जिन लोगों के पास आँखें होती हैं उनके महत्व को नहीं समझते हैं और उनमें वस्तुओं को देखकर उनको परखने की आदत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि उनको आँखें उनके लिए वरदान है, ये वो नहीं जानते। ठीक है, क्या यह संभव है भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? तो हेलन केलर कह रही है, क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई घने जंगल में जाए और उसे वहाँ कोई भी चीज़ नई न दिखाई दे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं देख पाती, लेकिन जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे हजारों ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मुझे बहुत आश्चर्यजनक रहती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। और हेलन केलर उनके बारे में, उनको छूकर उनको क्या कर लेती है? पहचान लेती है, क्योंकि बेटा वो देख नहीं सकती है, वो उनके बारे में अनुमान लगा लेती है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो वो कहती है, जब मैं पेड़ों को छूती हूँ तो उनकी बाहरी सतह को छूकर ही पहचान लेती हूँ कि ये भोजपत्र का पेड़ है और ये चीड़ का पेड़ है, क्योंकि बाहर की छाल के बारे में मैंने पढ़ा है और जाना है अपने टीचरों से, अपने अनुभव से, तो मैं उनको पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। तो जब वसंत ऋतु आती है तो मुझे पता होता है कि पेड़ों में कलियाँ आने वाली हैं, तो मैं छूकर उन कलियों को टच करके देखती हूँ कि वो आ गई हैं पेड़ में। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो वो कहती हैं, जब वसंत के दौरान मैं फूलों की, वसंत ऋतु में या फूल खिले हों उनको मैं छूती हूँ, तो उनकी जो मखमल की जैसी बहुत मुलायम सतह होती है उसको और उसकी घुमावदार सतह को मैं देखती हूँ, हाथ से छू के देखती हैं बेटा फूल कैसे हैं, तो उनकी जो गोल गोल आकृति होती है पंखुड़ियों की, तो उनको छूने में हेलन केलर को बहुत मज़ा आता है। तो कहती है शायद आँखों वाले लोग इतना उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हेलन केलर कहती हैं कि प्रकृति के फूलों को छूने में मुझे बहुत खुशी मिलती है।
इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। तो तब मुझे लगता है प्रकृति तो जैसे जादूगर है, उसमें जादू है। कितने तरह के फूल, कितने तरह के पेड़ बिखरे पड़े हैं। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो कभी कभी जब वो खुश नसीब होती हैं, मतलब जब उनका अच्छा समय होता है, तो टहनी पर हाथ रखते ही उनको महसूस होता है कि किसी की चिड़िया के स्वर वो सुन सकती हैं। जबकि बच्चों वो सुन नहीं सकती हैं, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि कोई चिड़िया क्या करने लगी है, गाने लगी है, कि उन्हें दिखता भी नहीं था, लेकिन वो इसको महसूस कर सकती थी। ठीक है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। और वो झरने के पानी में उंगलियाँ डालती हैं तो उसका फ्लो देखकर वो बहुत आनंद को महसूस करती हैं, बहुत खुश होती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो चीड़ की पत्तियाँ आपने कभी अगर देखा हो तो इसकी चीड़ की पत्तियाँ बच्चों पतझड़ के मौसम में क्या होती है, गिर जाती हैं, उनका कालीन सा बन जाता है, उस पर फिसलने का होता है। कभी आप जाएंगे तो देखेंगे हिल्स में होती हैं चीड़ की पत्तियाँ, और घास से भरा मैदान इनको लगता था जैसे कालीन में पैर रख रही हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जब मौसम बदलता है तो इनको एहसास हो जाता है, ये देख तो नहीं सकती लेकिन महसूस करती हैं, और इनको खुशियाँ मिलती हैं कि कैसे ये नेचर को अपने अंदर महसूस कर रही हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कितनी अजीब सी बात है बेटा, कि कभी कभी इनका मन होता है कि ये इन सब चीज़ों को देख सकें। काश ये इन चीज़ों को देख सकती, लेकिन ये इन चीज़ों को देख नहीं सकती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो कहती है अगर मुझे केवल टच करने से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। तो अगर मैं उनको देख सकती तो मेरा मन कितना खुश हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिनके पास आंखें हैं उन्हें देखने का इतना मन नहीं करता, तो वो सामने की चीज़ों को ऐसे एनालिसिस नहीं करते, उनके बारे में नहीं सोचते। तो बेटा उन्होंने कहा है कि आँखों वाले लोग कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। तो इस दुनिया के सुंदर सुंदर रंग उनको भावुक नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये क्या होता है, आसान होता है सब चीज़ों को महसूस करना। लेकिन हम लोगों के लिए वो कहती हैं जिनकी आंखें नहीं है, वो उन रंगों को केवल वर्णन से या पढ़ के महसूस करते हैं। उन्हें क्या लगता है, उन्हें देखने का मन करता है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। तो उन्होंने फिर कहा है कि मनुष्य के पास जो पावर है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो उसकी कद्र नहीं करता, उसका महत्व नहीं जानता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो मनुष्य किस चीज़ की उम्मीद करता है, जो उसके पास नहीं होती है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। तो आँखें बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन हम आँखों के महत्व को नहीं समझते हैं। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि जिसके पास आँखें हैं उसका जीवन तो कभी अभाव से, कभी दुखों से भरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। वो सुन सकता है, वो देख सकता है, अपनी आँखों से सुंदर दुनिया को देख सकता है, नेचर को देख सकता है। तो उसे अपने किसी अभाव में भी, अगर उसके पास कोई वस्तु नहीं है, तो उसमें भी उसको क्या रहना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के पास आँखें नहीं हैं वो दुनिया में आदि कुछ भी देख नहीं सकते। बच्चों केवल वर्णन से पढ़ सकते हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं। तो वो कहती हैं कि वो तो दुखी हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को भी, हेलन केलर जैसे लोगों ने, जिनकी आंखें नहीं थी, जिनके कान नहीं थे, उन्होंने इतना काम किया, पढ़ाई भी की, जॉब भी किया, बुक्स भी लिखी, तो उन्हें लगता है कि जिनकी आंखें हैं उन्हें तो अपने जीवन पर अत्यधिक खुश होना चाहिए। तो मनुष्य के पास अदर कोई कमी भी है, उसके पास धन कम है, उसकी जॉब बहुत अच्छी नहीं है, तो उसे अपनी इन कमियों पर दुखी कभी नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों को भी उदाहरण देना चाहती हैं, बच्चों से भी कहना चाहती थी कि तुम्हें अपने जीवन में
परिश्रम करना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो बच्चों से कहती थी कि तुम्हारा जीवन इतना अच्छा है, तुम्हें ईश्वर की सारी नियामतें मिली हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो चाहता है उसके लिए सही ढंग से परिश्रम करना पड़ता है। तो उन्होंने हमेशा बच्चों को ये सिखाया था। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इनके जीवन पर ब्लैक नामक पिक्चर भी बनी है। अगर कभी आपको पेरेंट्स की इजाज़त से देखने को मिले तो देखिएगा, इस पिक्चर से भी आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों आज हमने एक महत्वपूर्ण महिला के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिनने अपने जीवन में वास्तविक रूप में संघर्ष किया है और इनकी बायोग्राफी का एक पार्ट हमने पढ़ा है बच्चों। तो आपको अगर मौका मिले तो इनकी बायोग्राफी या आप विकिपीडिया पर इनके बारे में अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं कि हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए, और ख़ासकर हमारे बच्चों को तो खूब परिश्रम करना चाहिए। तो बच्चों आज की कक्षा इसी के साथ समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।